जब भी हम दिल की कोई इमोजी देख ले, पिक्चर देख ले, तो वो ऐसे आती है, लेकिन रियल में दिल ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो हम हार्ट देखते हैं पिंक सा, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज येलो, इट इज लेड विद फैट। उसके ऊपर काफी सारा फैट होता है, आधा एरिया फैट से ढका होता है और आधा एरिया मसल से ढका होता है। तो आपने अब तक कितनी सर्जरीज परफॉर्म की हैं? बाय रफ एस्टिमेट अराउंड 5000, मोर देन 5000। मोर देन जी 5000। हाँ। तो आपने 5000 से ज्यादा लोगों का दिल देखा हुआ है। किसी की डेथ हो गई है तो उसके बाद उसका हार्ट डोनेट किया जा सकता है? देखिए, अगर सिर्फ ब्रेन डेथ हुई है, विच इज ऑल्सो अ डेथ, बट हार्ट बीट कर रहा है, ऐसे केस में उसका हार्ट लिया जा सकता है, बाकी सारे ऑर्गन लिए जा सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जो सर्जरी परफॉर्म करेगा वो रोबोट आकर के करेगा। जब भी लोग आते हैं रोबोटिक सर्जरी, तो कई अक्सर लोग रोबोट से मिलना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है, जैसे पिक्चर में बताया गया है कि कोई अभी रोबोट के मास्क पहना हुआ कोई आएगा और सर्जरी करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि सर्जरी के बाद उनकी लाइफ खत्म। मनमोहन सिंह जी थे, उनकी बाईपास सर्जरी 1990 में हुई थी। ओके। पहली बार उनको बाईपास सर्जरी से 20 साल मिले, दूसरी बार उनकी 2010 में हुई, जो कि भारत में ही हुई, और उसके बाद अभी तक वो ठीक थे। जो अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे, बट दैट वाज ड्यू टू समथिंग। जब भी किसी को हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी रिकमेंड की जाती है, उनको ये लगता है कि ये तो उनकी जिंदगी का अंत है, जबकि इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट में लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमें किसी और का दिल लगा दिया जाएगा। फिल्मों ने इसको, मैं कहता हूँ, एक मजाक के फॉर्म में दिखाया है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और उसके बाद उसको किसी के सपने आने लगे। इस तरह का कुछ भी नहीं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। हार्ट सर्जरी हो गई तो लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, सही है या? सही है। देखिए, आपकी हार्ट में एक बार एक बीमारी हो चुकी है, यानी कि ये नसों में ब्लॉकेज हो चुका है, आपकी टेंडेंसी है ब्लॉक बनने की। जो नई नसें लगाई गई हैं उनमें भी ब्लॉकेज आएगा। तो इन सब को कम करने के लिए आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। किसी के दिल में छेद है, पता चल गया, तो फिर इसके बाद क्या? जब शिशु माँ के पेट में है तभी उसके हार्ट को देख लिया जाता है, और अगर उसमें कोई गंभीर विकार है तो वो माँ बाप को बता दिया जाता है। तो उस केस में उस तरह के बेबी को पैदा नहीं होने दिया जाता या उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है। हार्ट, ये हमारे शरीर का इंजन होता है, लेकिन जब इंजन खराब हो जाता है तो जिंदगी रुक सी जाती है। बट थैंक्स टू आवर एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से जब भी हार्ट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो हार्ट सर्जरी परफॉर्म करना पहले के मुकाबले अब काफ़ी आसान हो गई है। तो आज के एनबीटी लाइफ हेल्थ पॉडकास्ट में हम हार्ट सर्जरी से जुड़ी तमाम चीज़ों पर बातें करेंगे कि ये क्यों करनी पड़ती है, ऐसा क्या हो जाता है कि हार्ट सर्जरी की नौबत आ जाती है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और लोगों के मन में जितने भी सवाल होंगे वो सभी, जिसके लिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं डॉक्टर वैभव मिश्रा, जो कि कार्डियक सर्जन हैं। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो बिना किसी देरी के सर पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बिल्कुल। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, जो बहुत ही ज़्यादा लोग सोचते हैं और पूछते हैं कि मोस्टली जब भी हम दिल की कोई इमोजी देख ले, पिक्चर देख ले, तो वो ऐसे आती है, लेकिन रियल में दिल ऐसा नहीं होता है। इसको आप प्लीज क्लियर करिए कि ये दिल और जो हमें रियल दिल दिखता है उसमें क्या डिफरेंस है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सी, अगर मैं आपको रियल दिल की पिक्चर मैं प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप अपने दर्शकों को दिखा पाए, बहुत ही डिफरेंट होता है हमारा हार्ट। और नॉर्मली जो हम हार्ट देखते हैं पिंक सा, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ येलो, इट इज़ लेड विद फैट। उसके ऊपर काफ़ी सारा फैट होता है, आधा एरिया फैट से ढका होता है और आधा एरिया मसल से ढका होता है। सो वो कहीं से भी पिंक नहीं होता, इट इज़ येलो एंड ब्राउन। ओके। और जिस तरह की एनाटॉमी हम सोचते हैं, 4 चेम्बर एक साथ ऊपर नीचे बने हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता वो। इट्स अ सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो अगर आपके जो मैं पिक्चर प्रोवाइड करूंगा, आपके दर्शक देखेंगे, दे विल बी सरप्राइज एंड शॉक, एंड आई एम श्योर, मतलब आप उनको एक बीटिंग हार्ट दिखाइए हमारी सर्जरी के दौरान का, तो उनके हार्ट का कंसेप्ट बदल जाएगा। देखिए, शायद हमने अपनी सॉफ्ट फीलिंग्स को वो दिल का नाम दे दिया है, और इसलिए हम उसको एक अच्छा सा इमोजी देके, बट अदरवाइज जो हमारा दिल है बड़ा एफिशिएंट ऑर्गन है, 24 घंटे बीट करता रहता है, कभी कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि एक ही बार कंप्लेन करता है एंड में, बट उसके पहले वो हमेशा काम करता रहता है। द मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन। 24 घंटे आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जितनी आपको ज़रूरत है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको हार्ट रेट ज़्यादा की ज़रूरत है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ज़्यादा पंप करता है, आप सो रहे हैं, कम हो जाता है। मतलब इतना अच्छा ब्रिलियंट सिस्टम नेचर ने बनाया है। बट हाँ, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप उसको देखते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट हमारे लिए इतना कुछ करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम भी अपने हार्ट का ख्याल रखें। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली सर, आपने ये बहुत सही बात कही। और जो ये परसेप्शन बना हुआ है कि दिल ऐसा दिखता है, वो क्लियर हो जाएगा जो हम पिक्चर अभी दिखाएंगे आपको उसके बाद से। जी बिल्कुल। सर, आप कार्डियक सर्जन हैं, इफ मे आई आस्क, आपने अब तक कितनी सर्जरीज परफॉर्म की हैं?
देखिए मुझे ऐसे फिगर तो याद नहीं, लेकिन एक रफ एस्टिमेट अराउंड 5,000, मोर देन 5,000 या मोर देन जी 5,000। हाँ, तो आपने 5,000 से ज्यादा लोगों का दिल देखा हुआ है। या। ओके और सर। मैं आपको तो ये भी बता दूं कि एक बार जब हम स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन को काट के अंदर देखते हैं, तो आप किसी के भी दिल को देख के ये नहीं बता सकते कि ये आदमी है या औरत है, या उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। केवल आप शायद एक बच्चे और बड़े के दिल को आप बता पाएंगे, बट एक खास उम्र के बाद आप एज भी नहीं बता सकते कि क्या। सो देखिए ये खासियत है, दिल इतना यूनिफॉर्म होता है कि उसमें ना कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बड़ा बुजुर्ग हो। बहुत एजेड की बात नहीं कर रहा, बट एक एवरेज एज में आप बता नहीं पाएंगे कि ये किस तरह के आदमी का दिल है। आपने ये सब 5,000 से ज़्यादा सर्जरीज की हैं, तो हम हार्ट सर्जरी पर ही आते हैं। हमारे कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि सर्जरी की नौबत आ जाती है। जी, तो क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि सर्जरी करनी पड़ती है? देखिए सबसे कॉमन जो हार्ट सर्जरी जिस चीज़ के लिए होती है वर्ल्ड वाइड, पूरे पूरे विश्व में, वो है बाईपास सर्जरी, जो आपने नाम सुना होगा। तो बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज यानी कि वो धमनियां जो हृदय को ब्लड पहुंचाती हैं, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं। तो आपने सुना होगा अक्सर कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाते हैं, हार्ट अटैक, एंजाइना, इस तरह की दिक्कतें जब आती हैं, तब उसकी हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो सर्जरी की जाती है, बाईपास सर्जरी। इसका नाम बाईपास सर्जरी इसलिए किया कहा गया है इसको, क्योंकि जो इसमें जो ओरिजिनल ब्लॉकेज है वो वैसे का वैसे ही रहता है, एक नया चैनल बना दिया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि शहर के बाहर बाईपास जो शहर के अंदर छोड़ के बाहर से जाते हैं, उसी तरह इसमें नई नसें हाथों से, पैरों से, अंदर से लेके ब्लॉकेज के बाद में यानी बियॉन्ड लगा दी जाती है, तो एक नया चैनल बन जाता है। इसलिए इसको बाईपास सर्जरी कहा गया है कि इन ए सिंपल वे बाईपास इज द ब्लॉकेज। आपका जो नेटिव ब्लॉकेज है वो वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है। ऑपरेशन का एम आपकी हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाना है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने का चांस, एंजाइना वगैरह ना हो, और आपकी फंक्शनल कैपेसिटी रिस्टोर हो जाए। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है हार्ट सर्जरी का। इसके नंबर 2 रीज़न है, हमारे हार्ट के अंदर कुछ वैल्व होते हैं। इन वैल्व का फंक्शन होता है कि खून एक ही तरफ जाए, वापस ना आए, ताकि हार्ट एफिशिएंटली काम करे। ये वैल्व या तो कई बार सिकुड़ जाते हैं विभिन्न बीमारियों की वजह से, या फैल जाते हैं जिससे वो ब्लड लीक होने लगता है। इनका चेंज करना इज द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन, ये सबसे दूसरा कॉमन है, जिसको हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं कि हार्ट जो वैल्व होते हैं हार्ट के अंदर होते हैं। तो इस सर्जरी के दौरान हार्ट को रोकना पड़ता है, खोलना पड़ता है, अंदर वैल्व चेंज करके बंद करके उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। ओके। जी हाँ। सो और तीसरी जो ज़्यादा बीमारियां हैं वो कंजेनाइटल से रिलेटेड है, जो बाय बर्थ वेरियस कॉम्बिनेशन, जो आपके दिल में छेद, अच्छा। और कई प्रकार के छेद होते हैं, और कई सारी कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं जिसमें हार्ट जिस तरह बना होना चाहिए वैसा नहीं बना होता। बट जो बाय बर्थ है, एसेंशली जब आप पैदा हुए तो आप एक एबनॉर्मल या लेस विकसित हार्ट के साथ पैदा हुए, उनको ठीक करने के लिए जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज, वो तीसरा मोस्ट कॉमन है। ठीक है। सो ये 3 मेन कारण है जिसके लिए हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़े। एग्जैक्टली तो इन तीनों के बारे में हम ब्रीफली एक्सप्लेन तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं कि जब भी हम किसी की सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उस पेशेंट को आप मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि इंडिया में सर्जरी के नाम से लोग काफी जी ज्यादा हाँ, घबरा बिल्कुल जाते बिल्कुल, हैं। स्पेशली हार्ट सर्जरी के नाम से। एग्जैक्टली। देखिए जब भी किसी को हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी रिकमेंड की जाती है, उनको ये लगता है कि ये तो उनकी जिंदगी का अंत है, जबकि इसका जस्ट ऑपोजिट है। ये एक नई शुरुआत है। मैं अपने हर मरीज को ये बोलता हूँ कि देखिए अगर आपको मौका मिला है सर्जरी कराने को, तो ये आपको नई लाइफ मिली है। क्योंकि कितने, हर जो सक्सेसफुल सर्जरी पे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते, आपने देखा होगा। और बहुत फेमस एथलीट, बहुत फेमस क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सुपरस्टार्स, आपने देखा है कि वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए, राइट। है ना। कॉमन मैन और भी ऐसे लोग होते हैं। बहुत कॉमन मैन, बट मैं सेलिब्रिटी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि उनके पास हर तरह की सुविधा है, सुविधा है। उसके बाद भी जाने आपने सुना होगा कितने सारे ऐसे एक्टर हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो सफर्ड ए मेजर हार्ट अटैक, कुडंट रीच हॉस्पिटल। तो इसलिए अगर किसी को ऐसा मौका मिला है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। आज सर्जरी इस स्टेज पे पहुंच गई है कि रिजल्ट्स आर वेरी गुड। सक्सेस रेट ऑफ हार्ट सर्जरी इज मोर देन 99%। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस 1% से भी कम है। रिकवरी इज फैंटास्टिक 4-5 डेज में। तो यही सारी चीज़ें मरीजों को बतानी होती है और उनको होप देनी होती है कि देखिए अभी आपको ना हार्ट, आपका जिस तरह से आपको मेजर हार्ट अटैक का चांस है, बट एक बार सर्जरी हो जाएगी तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। प्लस इस जो आजकल हम सर्जरी करते हैं उससे आप, उसकी कोई लाइफ नहीं है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सही रखेंगे तो आप उस सर्जरी से 30-40 साल कोई कोई
मुश्किल नहीं है, होगा। आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले की तरह नहीं कि जब 10-12 साल मिलते थे। अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है कि सर्जरी कोई लिमिट नहीं है। तो बिल्कुल इस डर को भगाना है। हार्ट सर्जरी से संबंधित जो लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि अनसेफ है, बहुत ब्लड लगता है, बहुत टाइम लगता है रिकवरी में, ये अब ऐसा नहीं होता। जितनी तरक्की अगर विज्ञान में हुई है, देखिए अगर हम, एक टाइम वो था जब हमारे बचपन में फ़ोन डायल करने वाले फ़ोन होते थे, से अब मोबाइल फ़ोन्स आ गए, या उसके बहुत पहले जब फ़ोन भी नहीं होते, तो उसी तरह हार्ट सर्जरी भी उस मुकाम पे आ चुकी है जहाँ पे 99% के ऊपर सक्सेस रेट है। 3-4 दिन में आप घर चले जाते। तो ये सारी चीज़ें मरीज़ों को बता के, उनका, आपके पॉडकास्ट से ही ये चीज़ें समझी जाएंगी, लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि इसमें उतना रिस्क नहीं है, सो करा लेना इज़ ऑलवेज बेटर। एग्जैक्टली सर, आपने यहाँ पर डॉक्टर ब्लड लॉस की बात की। जी। आप मतलब ऐसा होता है कि पहले के लोग जब भी सर्जरी परफॉर्म करने जाते थे तो आई गेस उस टाइम पर ब्लड लॉस काफी ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या चीजें हैं, पहले की सर्जरी में और अब की सर्जरी में क्या बदलाव देखिए हुए हैं? बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जिकल टेक्निक्स में नहीं, बल्कि सारी चीज़ों में, एनेस्थीसिया, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, मॉनिटरिंग, सब कुछ में। और ओवरऑल जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए मॉनिटरिंग, अगर मैं सिंपल एक मॉनिटरिंग की बात करूँ, तो आज हमारे पास ऐसी मशीनें ओटी में जो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को पेशेंट के बारे में, जब पेशेंट बेहोश है या जब सर्जरी हो रही है उसके बारे में बताता है। हमारे पास स्पेशल मशीन्स होती हैं जो 3D कहते हैं, हम मुंह से पेट तक जाके वो हार्ट पे देखती रहती है जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं। तो इस तरह टेक्नोलॉजी काफ़ी, पोस्ट ऑप में भी सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं, हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो कार्डियक आउटपुट एटसेट्रा मेजर करती है सारे हार्ट के। तो बहुत सारा ये चेंज है। ब्लड लॉस की अगर आपने बात की तो डेफिनेटली आजकल हम, इट इज़ पॉसिबल टू डू ब्लडलेस सर्जरीज। अगर कोई पेशेंट आता है जिसका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है, तो हम उसका पहले ब्लड निकाल सकते हैं। ओह, या सो उसका पहले ब्लड निकाल के एक ब्लड बैग में रख लिया जाता है और सर्जरी के बाद उसको दे दिया जाता है। ये एक टेक्निक है, बट इसी तरह कई सारी टेक्निक है। सेल सेवर करके एक डिवाइस है जो आपका ही जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको इकट्ठा करेगी, उसको एक तरह से साफ और फिल्टर करेगी, और सर्जरी के एंड में आपको ब्लड दे दिया जाएगा। नाइस। सो सेल सेवर करके डिवाइस है। इस तरह बहुत सारे नए नए चीज़ें हैं। ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो मैंने बोला कि आप खुद अपना ब्लड, सर्जरी के पहले मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन 16 है, तो आपसे 2 यूनिट ब्लड निकाला जा सकता है, वो रख लिया जाएगा और सर्जरी के बाद आपको दे दिया जाएगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। और सेल सेवर, इस तरह बहुत सारी टेक्निक है जिससे इट इज़ पॉसिबल टू डू अ कम्प्लीटली ब्लडलेस सर्जरी। एग्जैक्टली डॉक्टर, आपने बताया कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है पहले से, कि जो कॉम्प्लिकेशंस हम पहले फेस करते थे अब वो बहुत कम हो गई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पहले से ही कोई और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक डायबिटीज, थायराइड या कोई और प्रॉब्लम भी, और कई बार प्रेग्नेंट लेडीज भी होती हैं। तो जब इन लोगों पर सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो किन बातों का ख्याल रखा जाता है? देखिए आमतौर पे जितने हार्ट पेशेंट्स हैं उनको डायबिटीज़, या जो बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं उनको डायबिटीज़ अमूमन होती है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो लंबे समय तक डायबिटिक हैं, 20-30 साल, तो उनकी नसों में ब्लॉकेज आने लगता है। सो बहुत सारे हमारे पेशेंट डायबिटिक और थायराइड होते हैं। इसमें जो भी हम प्रिकॉशन रख सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, वो सारा किया जाता है। तो ये सारा कोई बहुत चैलेंज नहीं है। आजकल एक डायबिटिक पेशेंट में सर्जरी करना, हाइपोथायराइड में सर्जरी करना, या अन्य किसी कॉम्प्लिकेशन सर्जरी करना बहुत आम बात है। उनसे लड़ने के लिए जो भी चीज़ें वो हमारे पास उपलब्ध हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। जहाँ तक रही आपने बात की प्रेगनेंसी में हार्ट सर्जरी, तो वो आज भी अवॉइड की जाती है। अगर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रेगनेंसी निकल जाए, चाइल्ड बर्थ हो जाए, जब बच्चा अच्छे से पैदा हो जाए, हेल्दी हो जाए, उसके बाद हम हार्ट की सर्जरी करें। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि करना ज़रूरी है, तभी उसको किया जाता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्ट सर्जरी नहीं की जाती। अवॉइड ही करते हैं। जी। और न्यू बॉर्न बेबीज और जो ओल्ड एज ग्रुप वाले लोग होते हैं, अगर उनमें हार्ट सर्जरी परफॉर्म करना हो तो क्या ध्यान में रखा जाता है? सी देखिए ओल्ड एज ग्रुप तो आजकल कोई एज ओल्ड नहीं है। मैंने 90 ईयर्स तक बाईपास सर्जरी की हुई है एंड पेशेंट्स मेक गुड रिकवरी। सो आज के टाइम में देखिए उम्र से ज़्यादा, एक कहावत है, इट्स नॉट द एज, इट्स द माइलेज। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर 85 ईयर में भी अगर आपको सर्जरी करके आपको एक प्रोडक्टिव लाइफ मिल रही है,
जिसमें आप अपने सारे काम कर पाएँ, आप बाहर जा पाएँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्जरी होना। उसके तो आजकल सब लोग उस एज में भी सर्जरी करा रहे हैं। उससे रिलेटेड ऑब्वियसली जब एक ओल्ड एज में जैसे आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपकी बॉडी वीक हो गई, तो आपके ऑर्गन सिस्टम थोड़े से वीक रहते हैं, थोड़ी सी आपकी रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि इस सब से उबरने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब हमारे पास है। और क्योंकि आज ये रूटीनली हो रहा है, आज से शायद 20 साल पहले इतने बहुत सारे लोग नहीं थे, ऑक्टाजेनेरियंस या नोनाजेनेरियंस, जो कि हम अगर 80 या 90 के दशक में जिन पे सर्जरी हो पाती। बट आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है कि हर मंथ मैं 80 साल की उम्र के ऊपर के कम से कम 8 या 10 लोगों में सर्जरी करता हूँ, 80 के ऊपर के। सो क्योंकि अब वो एक आदत हो गई है, वो रूटीनली हो रहा है, तो इसमें कोई बहुत चैलेंज नहीं है। ओके, तो आपके पास कौन से एज ग्रुप वाले केसेस ज़्यादा आते हैं सर्जरी परफॉर्म देखिए करने के लिए? बहुत आजकल तो मैं क्योंकि अडल्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ, बट अगर हम बोले बाईपास सर्जरी जैसे जो मोस्ट कॉमन सर्जरी है, तो बाईपास सर्जरी के 35 साल से लेके 85 साल तक। पहले बाईपास सर्जरी ऐसा माना जाता था सिर्फ ओल्ड लोगों में होती है, बट अब बहुत यंग लोगों में हो रही है। सो 40, 45, 50 बहुत कॉमन है। अक्सर 30, 32, 35 में भी मैंने किया है। जी हाँ, हर मंथ। सो दैट इज सरप्राइजिंग। बट क्योंकि मैंने बहुत साल विदेश में काम किया, इसलिए मुझे ये पता है कि भारतीयों में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो थोड़ा जल्दी हो रहा है, और ये बहुत पहले से जल्दी होता है और थोड़ा एग्रेसिव भी होता है। क्या रीजंस हैं इसके? ये जेनेटिक है, डाइट खान पान से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं हमारा एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। अगर जैसे मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो वहाँ जो मैं मरीज ऑपरेट करता था वो अमूमन 70 और 80 साल में होते थे। अच्छा, और यहाँ पर आप यहाँ 30 पे एज वो ग्रुप वाले 40 और 50 हो गया है। 40-50। जी हाँ, तो दो दो किताबों में एक दशक का अंतर बोला गया है, बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो है 2 दशक का अंतर है। यहाँ मैं जो मैक्सिमम कर रहा हूँ वो 50, 60, 40 से 60 की है। वहाँ जो मैं करता था वो मोस्टली 70, 80 की होते थे। कुछ लोग 60 के भी होते थे, बट डेफिनेटली करीब करीब 15 साल हमको पहले हो रहा है। इसके लिए खान पान, डाइट और जेनेटिक्स भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, आपने शुरुआत में 3 मेजर सर्जरीज की बात की जो यूजुअली परफॉर्म की जाती है, उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। पहले आपने बाईपास सर्जरी की बात की, तो प्लीज़ बताइए बाईपास सर्जरी क्यों करानी पड़ती है, हम पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसकी पोस्ट केयर फिर हम कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन। देखिए, बाईपास सर्जरी जैसा मैंने बताया आपको कि जब हमारी नसों में कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उनमें मेजर ब्लॉकेज आ जाते हैं, और उस कंडीशन में हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो रही है, या तो अगर वो अक्यूटली कम होगी, जल्दी कम होगी, तो आपको हार्ट अटैक आएगा। और अगर एक फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जब आप चलेंगे, दौड़ेंगे, आपको पेन होगा, उसको एंजाइना कहते हैं। तो इस तरह के जब आपके सिम्टम्स हैं, डॉक्टर आपको एक एंजियोग्राफी सजेस्ट करेंगे। उस एंजियोग्राफी में जब आपको बताया जाएगा कि आपकी तीनों नसें ब्लॉक हैं या 2 नसों में ज़्यादा ब्लॉकेज है, तब आपको बाईपास सर्जरी रिकमेंड होगी। इस सर्जरी में हम छाती के अंदर से नई नसें, आर्टरीज को लेके या पैर से वेन्स को लेके नए चैनल्स या कंड्यूट्स बनाते हैं, और उससे हार्ट को एक एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई मिलती है, ब्लॉकेज बाईपास हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई हार्ट की रिस्टोर हो जाती है, तो जो सिम्टम्स होते हैं एंजाइना वगैरह के वो खत्म हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाता है। सर्जरी, ये वाली सर्जरी बहुत सेफ है। आजकल ये सर्जरी बीटिंग हार्ट पे होती है, काफ़ी पहले से बीटिंग हार्ट पे हो रही है, बट इंडिया में खासतौर से सिर्फ बीटिंग हार्ट पे होती है, जहाँ पे हार्ट को रोका नहीं जाता, हार्ट चलता रहता है। उसके ऊपर, चलते हुए हार्ट के ऊपर हमारे पास एक मशीन होती है ऑक्टोपस, वो एक इस तरह के उसके 2 लिम्स होते हैं, वो हार्ट के एक पर्टिकुलर पोर्शन को स्टेबलाइज कर देते हैं, और वो चलते हुए हार्ट पे हम नसें लगा देते हैं। चलते हुए हार्ट पे सर्जरी परफॉर्म होती है? जी हाँ, बीटिंग हार्ट सर्जरी कहते हैं उसको। और इससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज की रिकवरी बहुत क्विक होती है, हार्ट को बंद नहीं करना पड़ता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट कम है, किडनी भी प्रोटेक्टेड रहती है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। सो इसीलिए इसका सक्सेस रेट ओवर 99% है। कोई कॉम्प्लिकेशंस इसके? देखिए, 1% कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज़ में है। हाँ। उसी तरह छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका हार्ट फंक्शन खराब है, आपकी नसें खराब है, तो 1% ओवरऑल रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बट स्टिल इट इज़ वेरी सेफ। इफ वी से 99% सक्सेस रेट, 1% और लेस इज द रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो कोई ऐसा केस आपके साथ हुआ है या आपने कभी देखा सुना हो कि सर्जरी के बाद भी चीज़ें नहीं ठीक हुई तो दोबारा सर्जरी परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी है? देखिए, ऐसा बहुत कम होता है, और अक्सर जब ऐसा होता है तो हमें इस बात का आभास रहता है कि ऐसा हो सकता है, तो मरीज को बता दिया जाता है। ये आमतौर पे ऐसा उन केसेस में होता है जिनमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होते हैं, नसों की हालत ख़राब होती है,
लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको दोबारा सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन हाँ, कई बार जैसे इमरजेंसी वगैरह आपने सर्जरी की और उसमें ब्लड थिनर वगैरह दिया रहता है मरीज़ को, खून ज़्यादा पतला होता है, थोड़ा ब्लीडिंग का रिस्क होता है, तो कई बार आपको ब्लड क्लॉट्स इवैक्यूएट करने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए दोबारा जाना पड़ता है। बट सर्जरी की आमतौर पे दोबारा ज़रूरत एकदम से नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, आपके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हो सकता है आपको जो ग्राफ्ट लगे वो जल्दी बंद होने लगे, आपको जो वैल लगा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आए, इन्फेक्शन आए, वो ये सब एक लेकिन अपवाद या एक्सेप्शंस है, दे आर नॉट वेरी कॉमन। ये थाउजेंड्स में हम बात कर रहे हैं किसी एक मरीज की। ओके। ऐसा भी होता है डॉक्टर कि बहुत लोगों को लगता है कि सर्जरी के बाद उनकी लाइफ खत्म, अब वो पहले जैसे एक्टिव नहीं रह सकते या पहले जैसे खा नहीं सकते। तो इस चीज़ को प्लीज़ दूर करिए, आप बताइए कि क्या है सर्जरी के बाद की केयर और क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, लोगों को ये लगता है कि बाईपास सर्जरी के बाद उनकी लाइफ खत्म है, बट इसके जस्ट ऑपोजिट, ये तो एक नई स्टार्ट है। इसके बाद वो सारे काम कर पाएँगे जो पहले नहीं कर पा रहे थे। अगर वो चल नहीं पा रहे थे, दौड़ नहीं पा रहे थे, नई ब्लड सप्लाई की वजह से वो आसानी से कर पाएँगे, उनको कोई हार्ट अटैक का रिस्क नहीं होगा और विदिन अ मैटर ऑफ 10 डेज़ वो अपने सारे काम कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं, वेट ना उठाना वगैरह कुछ 1 आध महीने के लिए, लेकिन उसके बाद आप सारे काम कर सकते हैं। तो ये सोचना कि आप नहीं कर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई और उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अ, मैं नाम लूँगा, एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी थे, उनकी बाईपास सर्जरी 1990 में हुई थी, यूके में, ओके। पहली बार। उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने और जब क्योंकि उनको डायबिटीज़ थी काफ़ी ज़्यादा, उनको दोबारा ज़रूरत पड़ी थी 2010 में। सो पहली बार उनको बाईपास सर्जरी से 20 साल मिले, दूसरी बार उनकी 2010 में हुई, जो कि भारत में ही हुई और उसके बाद अभी तक वो ठीक थे, जो अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे, बट दैट वाज ड्यू टू समथिंग एल्स। ओके। तो ऐसा भी होता है डॉक्टर कि लाइफ शेल्फ होती है सर्जरी की? नहीं, देखिए, जैसे मैंने बोला, लाइफ शेल्फ नहीं होती, ये सब कुछ आपके ऊपर होता है कि आप कैसे करें। अब जैसे हमने बात की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो जिस तरह हमने आपको नई नसें दी हैं, आपकी कुदरती नसें जो भगवान ने आपको दी थी वो ब्लॉक हो गई, आपकी नई नसें भी ब्लॉक हो सकती हैं अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं लाएंगे। अगर आप अपना वेट लॉस नहीं करेंगे, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जो नसें हमने लगाई हैं वो भी ब्लॉक हो जाएंगी। बट एक आपके पास एक निश्चित समय फिर भी होता है, एक 10-15 साल का, कि आप अपनी जीवन शैली में चेंजेस करें और फिर ये आपके हाथ में है। देखिए, ये उसी तरह है, जब एक सर्जन की तरह हम बाईपास सर्जरी करते हैं, आपको एक नई नसें 3 लगा के दे देते हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको एक नई कार मिली है। अब आप ये देखिए, कुछ लोग अपनी उसी कार को 20 साल तक ऐसे चलाते हैं कि वो पता नहीं चलता और कुछ लोग 2 साल में उनकी कार खराब दिखने लगती है। सो ये सब कुछ आपकी जीवन शैली, जहाँ पे वहाँ पे आपकी ड्राइविंग स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है, आप कैसे अपनी कार को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप हाउ वेल यू टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड ओवरऑल अपनी हेल्थ का आप कितना ध्यान रखते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट खान-पान के लिए आप थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, ये सब इस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। करेक्ट। दूसरी सर्जरी की बात करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, इसके बारे में बताइए। देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी मोस्टली की जाती है जब हमारे हार्ट के अंदर कुछ वैल्व होते हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, आमतौर पे छोटे हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं या फिर फैल जाते हैं, जिसमें या तो खून कम होने लगता है, लीक होने लगता है। उस कंडीशन में उनको चेंज करने के लिए इंडिया में ये बहुत कॉमन है, भारत में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो कि बचपन में, जब हम यंग एज में रहते हैं, 5 से 15 साल की उम्र में हमारा गला ख़राब होता रहता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो काफ़ी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में होता है, ओवर क्राउडिंग की वजह से होता है, तो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जिससे कि हमारा सोर थ्रोट होता है, नहीं गला ख़राब होता है, वो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाता है, बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, तो अनफॉर्चुनेटली उसको मारने के लिए जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया को मारता है, बट सेम वैसा ही मटेरियल हमारे हार्ट वेल में होता है। ओके। तो ये हार्ट वेल्व अटैक हो जाता है एज ए इनोसेंट बाईस्टैंडर, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है उसको ये नहीं पता कि बैक्टीरिया क्या है और हमारा अपना आप क्या है। और इस तरह के जब हर आदमी जिसको इन्फेक्शन होगा, ज़रूरी नहीं है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाए, लेकिन इस तरह के कई एपिसोड के साथ आपका वेल्व धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगेगा, तो सिम्टम्स लेकिन आपको 30 साल की उम्र में आएंगे, 20 साल के बाद। इन्फेक्शन 5 से 15 साल में होता है, लेकिन जो उसके वेल्व खराब होते होते कई बार उम्र आपकी 30 साल, 40 साल, 50 साल भी हो जाती है। और जैसे मैंने बोला, हर किसी को नहीं होगा ये, किसको होगा, इट डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी, ससेप्टेबिलिटी, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपकी खुद की बॉडी के ऊपर। बट
एक तकरीबन 15-20 साल का अंतर है जिसमें वैल्व आपका पूरी तरह खराब होगा और आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं आमतौर पे? जैसे सांस फूलना, धड़कन तेज होना, ये सबसे कॉमन है। पैरों में सूजन आना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स, तब वो हार्ट वैल्व बदलने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर एक इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, एक टेस्ट होता है जो हार्ट के चेम्बरों के बारे में बताता है, वैल्व कितना काम कर रहा है उस बारे में बताता है। उसके बेसिस पे आपको रिकमेंड किया जाता है कि आपका वैल्व चेंज होगा। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न है ओपन हार्ट सर्जरी का। दो, हमारे हार्ट में 4 वैल्व होते हैं, बट जो सबसे कॉमन चेंज होता है वो माइट्रल वैल्व होता है जो लेफ्ट साइड में होता है, और एक उसके बाद नेक्स्ट एओर्टिक वैल्व, वो भी लेफ्ट साइड में होता है, और बाकी दोनों वैल्व कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ होता है या कोई ऐसी मशीन आई है आज के समय में जो पहले ही डिटेक्ट कर ले कोई हार्ट की प्रॉब्लम है? जैसे आपने कहा ना कि 5 से 15 साल के बीच में इन्फेक्शन हो जी जाएगा, हाँ, सो लेकिन सिम्टम्स देखिए 30-40 साल में दिखेंगे। डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारी मशीनें, इको वगैरह हैं, लेकिन अल्टीमेटली मरीज को या किसी भी नॉर्मल आदमी जिसको लगता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, या इसमें बेसिकली 5 सिम्टम ऐसे हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को इग्नोर नहीं करने चाहिए। चेस्ट पेन हो, अगर आपको कभी भी छाती में दर्द हो, आपकी एज कुछ कोई भी हो, किसी भी तरह का पेन छाती में ऊपर जिसको आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट है सांस फूलना, तीसरा पैल्पिटेशन यानी कि धड़कन बढ़ना, चौथा चक्कर आना। ये कई बार हार्ट सर्जरी से हार्ट की प्रॉब्लम से भी होता है चक्कर आना, आमतौर पे ब्रेन, बट सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन हार्ट की प्रॉब्लम। और जो चौथा है या पांचवा लास्ट है फटीग, यानी अनएक्सप्लेन्ड थकावट, पूरे दिन रहना। इसके अलावा कुछ माइनर जैसे पैरों में सूजन आना, गले में नसें दिखना, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सारे टेस्ट कराने चाहिए। उसमें इको वगैरह बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो आपको बता देंगे, और अक्सर बहुत सारे केसेस में मरीजों को पता होता है कि वैल्व नहीं काम कर रहा है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा जाता है, कई साल दोबारा देखा जाता है, और जब वो सीवियर या काफ़ी ख़राब हो जाए तभी उनको चेंज किया जाता है। आपने जैसे बोला ना कि वॉल्व में जो दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि सिकुड़ जाता है या ब्लड लीकेज होने लगता है, तो मैंने एक टर्म सुना है यहाँ पे बलूनिंग जैसा कुछ जी होता है। हाँ। तो बलूनिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस पर कब की देखिए जाती है? सो जब अर्ली स्टेजेस में वैल्व सिकुड़ गया है, और उसको अर्ली स्टेजेस में जब सिकुड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरे चेंजेस नहीं है, तो उसको सिर्फ एक सिंपल कैथेटर जो हम अपनी पैर की आर्टरी से डालते हैं और बलून करके उसको खोला जा सकता है। बट ये टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करता है। कितने दिनों तक के लिए? ये देखिए इसका टाइम पीरियड बहुत वेरिएबल है, बट 1 साल से लेकर 10 साल, कई बार और ज़्यादा भी। बट अल्टीमेटली बलूनिंग इज़ नॉट द फाइनल ट्रीटमेंट। वैल्व रिप्लेसमेंट की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आप बलूनिंग आपको वो टाइम दे देता है। अब देखिए मान लीजिए एक लेडी है जिसकी उम्र 25 साल है, और लेडीज़ में ज़्यादा होता है माइट्रल स्टेनोसिस। 25 साल उम्र है, शादी नहीं हुई, फैमिली नहीं हुई, तो बलूनिंग कर दी गई, 8-10 साल मिल गए। बाय द टाइम उनके 10 साल निकले, उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, नाउ शी कैन हैव सर्जरी। सो इस तरह की सिचुएशंस में बहुत यूज़फुल है, स्पेशली बच्चों में जब वो बहुत छोटे हैं, सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, बलूनिंग कर दी गई। और बहुत बुजुर्ग लोगों में जिसमें सर्जरी की रिस्क बहुत ज़्यादा है, बलूनिंग कर दी गई। तो इट्स ए टेम्परेरी सॉल्यूशन जो कि कुछ दिनों के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये बहुत हेल्पफुल है उन लोगों में जिनके लिए सर्जरी बहुत रिस्की है। एग्जाम्पल प्रेगनेंसी भी, प्रेगनेंसी में अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो उसको बलूनिंग के द्वारा खोला जा सकता है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव की जा सकती है, और हमको विंडो मिल जाएगी जिसमें कि हम बाद में उसको कर पाएंगे। डॉक्टर आपने यहाँ पे बड़ों के तो बता दिया कि उनको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज, वो तो खुद से नहीं बता पाएंगे जी कि उन्हें बिल्कुल। चेस्ट पेन हो रहा है या कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन्हें उनमें हम कैसे पता करें कि इस तरह की दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल। सो जैसे कि मैंने बताया, छोटे बच्चों में ना, न्यूबॉर्न हो या यंग एज 1, 2, 3, 4 साल, थोड़े सिम्टम्स अलग होते हैं, ये माँ बाप को देखना पड़ेगा। देखिए नंबर 1 सिम्टम जो कि बहुत कॉमनली मिस हो जाता है, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन। किसी बच्चे को बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, ठीक है। ये हो सकता है कि एक आम वायरस जो आजकल हो रहा है उसकी वजह से हो, लेकिन ये एक किसी अंडरलाइंग कंजेनिटल हार्ट डिजीज, यानी वो बीमारियां जो बाई बर्थ है, जैसे दिल में छेद, कई तरह के छेद होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है, या और भी कॉम्प्लेक्स बीमारियों से। तो इसी तरह किसी भी बच्चे में, छोटे बच्चे में अगर बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी हो रही है, और डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत पड़ रही है, इस तरह का चेस्ट इन्फेक्शन जिसमें डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अगर आप बच्चे को देखेंगे तो उसकी हार्ट बीट जो है ना, कभी थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि वो छोटे दिखेगी? होते हैं, या बहुत कम, बहुत कम, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली नहीं। बट जिन बच्चों को
हार्ट में कोई विकार होता है, अगर आप उनके इस एरिया पे देखेंगे तो आपको दिखेगा हार्ट की एक्टिविटी, अक्सर दिख सकती है। पैल्पिटेशंस, जो उनकी हार्ट बीट बढ़ेगी, पैल्पिटेशन सिम्टम हो गया, बट यहाँ पे वो आपको हार्ट की एक्टिविटी दिखेगी, ऐसे फ्लिकर। सो अगर इस तरह का आपको हार्ट की एक्टिविटी दिख रही है बच्चों में, तो वो एबनॉर्मल है। बच्चों में क्योंकि फैट कम होता है, तो एक नॉर्मल बच्चे में भी थोड़ी बहुत दिख सकती है, लेकिन उस केस में वो बहुत एबनॉर्मली दिखेगी। तो समझ जाना है कि कोई सो रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन, एबनॉर्मल प्रीकॉर्डियल एक्टिविटी इसको कहते हैं, कि प्रीकॉर्डियम में आपको एबनॉर्मल एक्टिविटी दिख रही है। तीसरा आपने सुना होगा, कुछ बच्चे नीले पड़ जाते हैं। तो ये नीला पड़ना, ये एक खास तरह की दिल की बीमारी होती है, जिसमें बहुत खास तरह के छेद होते हैं और कई बार कई सारे डिफेक्ट होते हैं, जिससे कि हमारा खराब खून, या जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली, वो जो अच्छा खून है लेफ्ट साइड में, उससे मिल जाता है। तो नॉर्मली नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि हमारे दिल के दो पार्ट है, दो डिवीजन है, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में खराब खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से, फिर वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन भर के लेफ्ट साइड में आता है, वहाँ से पंप कर दिया जाता है। इन दोनों ब्लडों की मिक्सिंग नहीं होती। बट बहुत सारी ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट के में कई सारे विकार रहेंगे, छेद रहेंगे, कि ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में वो बच्चा नीला पड़ने लगेगा, इसे ब्लू बेबी कहते हैं। और कई बार ऐसा किसी इंसाइटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है, तो साइनोटिक स्पेल्स कहते हैं, वो एक बीमारी में, खास तरह की बीमारी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो कहते हैं, जिसमें 4 तरह के डिफेक्ट होते हैं हार्ट में, बड़ी कॉमन बीमारी है वो, उसमें देखने को मिलता है। सो ये तीसरा हो गया, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, नंबर 1, नंबर 2 एबनॉर्मल प्रीकॉर्डियल एक्टिविटी, तीसरा ब्लू बेबी। ये 3 मेन है। इसके अलावा कई बार गर्दन की नस एबनॉर्मली दिखना, या कई बार आपने देखा होगा नाखून में कुछ उभरा हुआ रहते हैं नाखून, उसको क्लबिंग कहते हैं, उस तरह के चेंजेस। बट आमतौर पे छोटे बच्चों में यही 3 चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा जल्दी बताएंगी कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे आमतौर पे उनकी सांस नहीं फूलती, दे आर वेरी फिट एंड एक्टिव। अगर वो बहुत छोटे हैं तो वो गोद में हैं, और अगर वो चल फिर रहे हैं तो भी उनकी सांस नहीं फूलती और उनको पता भी नहीं चलता। तो उस तरह के लक्षण में नहीं पता चलेंगे। पहले जो 3 मैंने आपको लक्षण बताए वही मेन है जिनसे पता चलेगा। इसके साथ कुछ और जैसे कॉमन लक्षण है जो कि दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, जैसे अगर आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, पुअर फीडिंग या पुअर न्यूट्रिशन, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें भी कुछ बीमारियों में मिलती हैं। तो कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम बच्चों में इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी और बीमारी का भी पार्ट हो सकता है। एग्जैक्टली हमें तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर, आपने यहाँ पर दिल में छेद की बात की, इसको थोड़ा बताइए, दिल में छेद क्यों हो जाता है? और जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि इसके दिल में छेद है, तो क्या बच्चों में ये कॉमन ज़्यादा है या अडल्ट में है? और अगर किसी के दिल में छेद है, पता चल गया, तो फिर इसके बाद क्या? देखिए, हमारा हार्ट जब बनता है तो उसमें एम्ब्रियोलॉजिकली काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो जुड़ती हैं, और फिर वो पूरी तरह विकसित होता है, जिसमें कुछ छेद ऐसे होते हैं जो हमें बाई बर्थ हमारी बॉडी में होते हैं। वो छेद नेचर ने प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हमारे पास खून, जो हम अंदर हैं, तो अपनी जो मैटरनल सर्कुलेशन, अपनी माँ का सर्कुलेशन के थ्रू जो हमें खून मिलता है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ छेद होते हैं। तो कुछ छेद बाई बर्थ होते हैं, बट जैसे बच्चा पैदा होता है उसके कुछ दिनों बाद वो छेद भी बंद हो जाते हैं, कुछ और डक्ट्स होती हैं, वो सब बंद हो जाती हैं। तो इस तरह का मैटरनल जो हमारा फीटल सर्कुलेशन होता है, उसको उसमें हेल्प करने के लिए कुछ छेद होते हैं। अब कई बार यही छेद अगर बंद ना हो पाए तो वो रह जाते हैं। कई बार डेवलपमेंट के टाइम पे जब हार्ट बन रहा है, बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक से, तो उसके कुछ ब्लॉक्स अगर नहीं जुड़ पाए तो छेद रह जाएंगे। बट आमतौर पे इस तरह के जो सबसे कॉमन छेद है उसको एएसडी यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, जिसमें कि 2 लो प्रेशर चेंबर ऊपर के चेंबरों में छेद होता है। ये बड़ा कॉमन है, ये उतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। कई बार इससे ग्रसित बच्चा बड़ा हो जाता है, पूरी तरह बड़ा हो जाता है। आमतौर पे मैंने अभी इसी महीने 2 महिलाओं के ऑपरेशन किए जो कि तकरीबन 35 साल 40 साल की थी, जिनको पता नहीं चला कि उनको ये छेद था दिल में। सो इससे ग्रसित बच्चा कई बार 50 साल 60 साल। तो इसके साथ क्या उनके दिल का छेद भी बड़ा होता है साइज? नहीं, छेद जैसे जैसे हार्ट बड़ा होगा छेद बड़ा रहेगा, बट एक लेवल के बाद जब हार्ट बड़ा होना बंद हो जाएगा, हार्ट विकसित होना बंद हो जाएगा, तो छेद वहीं रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम जो होल है उसका साइज कितना होता है?
देखिए ये तो हर केस में अलग होता है, बट बड़े छेद में 4 सेंटीमीटर तक के छेद होते हैं, ओके। उनके ही ट्रीटमेंट की जरूरत। देखिए जो साइज बड़ा होगा तभी उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर वो छेद छोटा है तो कई बार उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो ठीक हो जाता है खुद ही? ठीक नहीं होता, लेकिन उसमें से इतना ब्लड पास नहीं होता कि किसी को सिम्टम्स होंगे, अच्छा, यानी कि उसको इलाज की जरूरत नहीं है। ओके। तो So, मतलब आप क्या साइज मानते हैं जब सर्जरी की ज़रूरत देखिए पड़ेगी? मैंने जैसे बताया कि कई तरह के छेद होते हैं, जो हमने बोला एएसडी, एट्रियल सेप्टल, जो 2 लो प्रेशर चेंबर के बीच छेद है, वो इतना गंभीर नहीं है, सर्जरी की उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर वेट कर सकते हैं और अक्सर मरीज़ बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा, बट उसी तरह नीचे के जो हमारे हाई प्रेशर चेंबर है, उनके बीच कई बार जो छेद होता है उसको वीएसडी कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये बहुत यंग एज में मैनिफेस्ट हो जाता है, 2, 3, 4, 5 साल की उम्र तक मरीज़ को सिम्टम्स आ जाएंगे और इसी उम्र तक उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। बहुत रेयर होगा कि मरीज़ 6, 7, 8, 10 साल तक पहुंच जाए। तो ऐसी कई सारी हार्ट की बीमारियां, कई सारे छेद हैं, कई सारे छेद और दूसरी बीमारियों के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। जितनी सीवियर बीमारी होगी उतनी जल्दी वो मैनिफेस्ट कर जाएगी, उतनी जल्दी उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि इनकॉम्पैटिबल विद लाइफ होती हैं। आजकल उस बीमारियों को पकड़ने के लिए फीटल अल्ट्रासाउंड है, यानी कि जब शिशु माँ के पेट में है तभी उसके हार्ट को देख लिया जाता है, और अगर उसमें कोई गंभीर विकार है, ऐसा विकार जो कि इनकॉम्पैटिबल लाइफ है या उसका बहुत लंबा इलाज चलना है, तो वो माँ बाप को बता दिया जाता है। तो उस केस में उस तरह के बेबी को पैदा नहीं होने दिया जाता या उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो आजकल इस वजह से इस टाइप के डिफेक्ट्स की संभावना काफ़ी कम हो गई है। शहरों में आजकल हर किसी का फीटल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें कि एक करीब 20-22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अराउंड जो माता का स्कैन होता है उसमें ही शिशु के हार्ट को देख लिया जाता है कि उसमें कोई बहुत गंभीर तरह का डिफेक्ट तो नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली। डॉक्टर, हमने यहाँ पर टाइप ऑफ हार्ट सर्जरीज की बात की, बच्चों में भी बड़ों में भी। इनफैक्ट आपने ये भी बता दिया कि दिल में छेद कैसे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह। हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो हार्ट ट्रांसप्लांट में लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमें किसी और का दिल लगा दिया जाएगा। जी। साथ ही लोगों को ये भी लगता है कि पता नहीं किसका दिल है, दिल मिलता कहाँ से है, लड़के का दिल है, लड़की का दिल है। या तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए हार्ट ट्रांसप्लांट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, और जैसा हमारी फिल्मों ने इसको बहुत ही एक मैं कहता हूँ एक मजाक के फॉर्म में दिखाया है, कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और उसके बाद उसको किसी के सपने आने लगे, इस तरह का कुछ भी नहीं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं दिल आता कहाँ से। देखिए दिल कहाँ से आएगा, दिल एक लिविंग आदमी से ही आएगा। सो अगर हम किसी का दिल निकाल लेंगे तो वो तो मर जाएगा। सो इसलिए इसको लिविंग डोनर कहते हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी बीमारियां, या जैसे हम एक्सीडेंट की वजह से इंसान ब्रेन डेड हो जाता है, यानी कि अब उसको उसके उसके नॉर्मल जीवन जीने का चांस कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका दिल धड़क रहा है, बाकी ऑर्गन काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन जो है से अब वो उठेगा नहीं। इस सिचुएशन को ब्रेन डेथ कहते हैं। तो ब्रेन डेड पेशेंट्स के हार्ट को लिया जा सकता है, उनके फैमिली से जी बात हाँ। करके। सो डोनेशन के लिए अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है, इसीलिए डोनेशन रेट इंडिया में काफ़ी कम है। बट अगर जब भी ऐसा कोई ब्रेन डेड पोटेंशियल डोनर होता है, सो उस हॉस्पिटल का में एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें काउंसलिंग टीम तब पेशेंट के रिलेटिव से बात करती है, और सबसे पहले तो उनको ये समझाती है कि देखिए अब आपके डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अब आपके मरीज़ की अनफॉर्चुनेटली कभी वो पहले की तरह चल फिर नहीं पाएंगे, वो जिंदा ज़रूर है लेकिन केवल दिल के फॉर्म में। तो अगर ऐसे टाइम में आप ऑर्गन डोनेट करते हैं, न सिर्फ दिल बल्कि आपसे कितनी सारी जिंदगियां बच सकती हैं एक इस तरह के डोनर से। दिल, 2 किडनी, लिवर, कई बार लिवर के 2 हिस्से। सो वो एक आदमी मतलब एक आदमी के लिवर से हम 2 लोगों को दे सकते हैं कई बार। क्योंकि रीजनरेट हो जाता है हाँ, लिवर, आई गेस। हाँ। हाँ। और सो 2 किडनी प्लस और कॉर्निया एंड ऑल दैट। सो एक ही आदमी से देखिए कितने इंपॉर्टेंट हम 5-7 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो उनको ये बताया जाता है। उसमें से बहुत सारे लोग अगर डोनेशन के लिए इच्छुक हैं, तब फिर वो प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है उनसे कंसेंट वगैरह लेके। और उस स्टेज पे अब जैसे आपने बोला कि दिल कैसा मिलता है, तो हमारे एक नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री है। उस रजिस्ट्री में जो नेक्स्ट अवेलेबल पर्सन है उसको बुलाया जाता है जिस भी हॉस्पिटल में, और हर हॉस्पिटल का टर्न होता है, उस हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया जाता है।
क्योंकि ये ब्लड ग्रुप compatible होना चाहिए, यानी कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो वो जो रेसिपिएंट है वो भी बी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो डील एक्सेप्ट होगा। उसके बाद भी बहुत सारी हमको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। सो सेम ब्लड ग्रुप के डोनर्स को, सेम ब्लड ग्रुप के लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको लिस्ट पे जो है उनको बुलाया जाता है और फिर ये प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए हार्ट ट्रांसप्लांट का रेट इंडिया में बहुत कम है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस तरह से डोनर मिलना जो कि ब्रेन डेड पेशेंट है बहुत मुश्किल है, और फिर फैमिली का एग्री हो जाना। अक्सर इसमें बहुत बड़ा इमोशनल एलिमेंट है। जब तक दिल काम करता रहता है तो हम स्पेशली भारतीय लोगों में ये है कि दिल अगर काम कर रहा है तो मरीज़ ज़िंदा है, दे डू नॉट वांट टू डोनेट। तो उनको ये समझाना और उनको इस रियलिटी के बारे में बताना कि अब भले ही आपके उनका दिल काम कर रहा है लेकिन वो नॉर्मली, ये काफ़ी मुश्किल काम है। और फैमिलीज़ ऑब्वियसली, जो फैमिलीज़ रेडी होती हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी और हर कोई उनको सैल्यूट करता है, क्योंकि उनके थ्रू हम कितने लोगों की जान बचा पाते हैं एक डोनर के थ्रू, क्योंकि फिर उसका दिल नहीं, उसके सारे ऑर्गन ले लिए जाते हैं। जी हाँ, बिकॉज अगर हम दिल ले ही रहे हैं तो फिर सारे ऑर्गन ले लिए जाते हैं, तो दिल, लिवर, दोनों किडनी, इस तरह उससे एक से हम कम से कम 3-4 लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं। और कोई ऐसा होता है लिविंग डोनर जो अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है या हार्ट डोनेट करना चाहता है? जैसे अगर किसी का फैमिली मेंबर, लेट सपोज, अगर उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत देखिए, है। हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। हार्ट के केस में तो वो जो ब्रेन डेड है वही लोग दे सकते हैं। बट हाँ, किडनीज के केस में, क्योंकि अगर आपकी 2 किडनी है और एक के साथ आपका सर्वाइवल पॉसिबल है, तो आप एक किडनी दे सकते हैं। लिवर क्योंकि रीजनरेट हो जाता है, तो अक्सर लिवर ट्रांसप्लांट जो लिविंग डोनर है वही उसका एक पार्ट लिवर का ले लिया जाता है। और हार्ट डोनेशन में ऐसा भी है क्या कि अगर उन्हें पहले से कोई प्रॉब्लम होगी जो डोनर है, जी हाँ, तो फिर उसका हम बिल्कुल। दिल कैसे ले सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सो बेसिकली जब भी कोई इस तरह का पेशेंट होता है जिसका हम हार्ट डोनेशन के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, इको करके देखा जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस एक डेफिनेट एज क्राइटेरिया है, यानी कि अगर आप 70 साल के पेशेंट का डोनेशन नहीं लेंगे। डॉक्टर, ऐसा भी होता है कि मेल और फीमेल पर भी डिपेंड करता है जिसका हार्ट हम डोनेट कर रहे हैं या ले रहे हैं तो? जी हाँ, लेकिन ऐसा कोई इसमें मैचिंग नहीं है कि मेल को फीमेल या फीमेल को मेल का नहीं लग सकता। कुछ बेसिक जो क्राइटेरिया है वो वेट वगैरह के ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ मैचिंग दैट वेट, ब्लड ग्रुप या दूसरी टाइप की मैचिंग, बट मेल फीमेल का कोई मैचिंग नहीं है। यू कैन गिव ए मेल हार्ट टू ए फीमेल और फीमेल हार्ट टू मेल। ओके। और एज ग्रुप, जैसे अगर सपोज 18 या 17 साल के किसी भी पेशेंट को हार्ट चाहिए, तो कितना मैक्सिमम, किस एज ग्रुप का हम देखिए, उसमें हम हार्ट लगा सकते हैं? जो हार्ट होता है वो आमतौर पे 45-50 साल तक मैक्सिमम लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारा ऐसा मानना है कि हार्ट जो है ना, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या एथेरोस्क्लेरोसिस या बहुत सारे ऐसे प्रोसेस डेवलप होने लगते हैं जिसकी वजह से वो हार्ट की उतनी लाइफ स्पैन नहीं होगी। सो जब उतनी लाइफ स्पैन नहीं होगी तो यू कैन नॉट टेक, अगर एक ब्रेन डेड डोनर सपोज करिए 60, 65, 70 साल का है, तो उसका हम हार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उसके हार्ट की उतनी लाइफ नहीं होगी। इन शॉर्ट, अगर लेमन टर्म से बोले तो जितना यंग डोनर होगा उतना अच्छा होगा, उतना उसका हार्ट डिजीज फ्री होगा, उतना उसका हार्ट हेल्दी होगा। करेक्ट। तो मतलब मोस्टली, और एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके बाद उसका हार्ट डोनेट किया जा सकता है या नहीं? देखिए, अगर हम बात करें डेथ की, सो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। देखिए, अगर सिर्फ ब्रेन डेथ हुई है विच इज़ ऑल्सो अ डेथ, बट हार्ट बीट कर रहा है, ऐसे केस में उसका हार्ट लिया जा सकता है, बाकी सारे ऑर्गन लिए सकते हैं। लेकिन अगर ही इज़ एक्चुअली डाइड एंड हार्ट हैज़ ऑल्सो स्टॉप टू वर्क, जो हार्ट भी बंद हो गया, हार्ट बीट भी बंद हो गई, तो उस केस में उसके कुछ ऑर्गन जल्दी ही, जैसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट तो इसी के बाद होता है, एक्चुअल डेथ के बाद होता है। किडनी वगैरह भी एक कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर ली जा सकती है, हार्ट लेकिन हार्ट नहीं लिया जा सकता। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया है तो उसको फिर नहीं यूज़ में लाया जा सकता। ओके, ठीक है। मतलब ऑर्गन डोनेशन को लेकर, स्पेशली हार्ट डोनेशन को लेकर, आई थिंक लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया भी हार्ट डोनेशन के बारे में। मूविंग ऑन सर, नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। अभी जितनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो चुकी हैं, तो एक टर्म आता है रोबोटिक सर्जरी।
तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो सर्जरी परफॉर्म करेगा वो रोबोट आकर के करेगा, तो इसको थोड़ा इस मिसकंसेप्शन को आप क्लियर जी हाँ, करिए। देखिए अभी हमारे देश में इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और जब भी लोग आते हैं रोबोटिक सर्जरी तो कई अक्सर लोग रोबोट से मिलना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं रोबोट। तो उनको ऐसा लगता है जैसे पिक्चर में बताया गया है कि कभी अभी रोबोट के मास्क पहना हुआ कोई आएगा और सर्जरी करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको रोबोट की फ़ोटो दिखाऊँ और मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएँ, रोबोट कुछ नहीं एक मशीन की तरह है जिसके कुछ आर्म्स हैं। वो आर्म्स हमारे बॉडी में सर्जन ही इंट्रोड्यूस कर देता है एक पोर्ट के थ्रू। इसी का एक कंसोल होता है, एक मशीन, एक वीडियो गेम की तरह मशीन होती है। उस कंसोल पे जब सर्जन बैठेगा और हमारे फिंगर्स में कुछ बटन्स होते हैं, जिस तरह के मूवमेंट हम अपने हवा में परफॉर्म करेंगे उन बटन से, वैसा ही सेम मूवमेंट रोबोट बॉडी के अंदर में परफॉर्म करेगा। ओके। सो बेसिकली जो सर्जिकल रोबोट है ये आम रोबोट की तरह नहीं है। सर्जिकल रोबोट ना एआई की तरह है, इसका अपना कोई दिमाग नहीं है, ये अपनी तरह कुछ नहीं कर सकता बिना एक सर्जन के। सर्जिकल रोबोट इज ओनली टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सर्जन। इनफैक्ट सर्जन जैसे हाथ चलाएगा वो वैसे ही वहाँ चलाएगा। सिर्फ अंतर इतना है कि नॉर्मली आप पूरा कट लगा के अपने हाथ ले जाते थे वहाँ पे। सर्जिकल रोबोट के हैंड्स एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर माउंटेड होते हैं, तो वो छोटे छोटे कटों से अंदर चला जाते हैं। और नॉर्मल देखिए हमारे हाथ एक लिमिटेड डायरेक्शन में जाएंगे, सर्जिकल रोबोट की 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट होता है, यानी कि हर तरह से उसके हाथ मूव कर सकते हैं। मशीन के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे आपके लेफ्ट और राइट हैंड। रोबोट में फंक्शन होता है कि आप जो अपना मूवमेंट राइट हैंड से परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप मशीन में ऑल्टर कर दें तो वो मूवमेंट आपके दूसरे आर्म में मैनिफेस्ट होने लगेगा पेशेंट की बॉडी के अंदर। आपके ट्रेमर्स निकल जाएंगे। देखिए हर सर्जन को थोड़ा बहुत ट्रेमर आता है, वो हर नॉर्मल पर्सन को भी आता है। ये सारे ट्रेमर खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, हाथ कांपना खत्म हो जाएगा। हाथ नहीं कांपेगा। सोचिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन सर्जरी में आपके हाथ कांप रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। और आपका सर्जिकल जो आपका मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं कि आप कितना एक छोटी सी स्पेस में इतना सा इंस्ट्रूमेंट है रोबोट का, वो सारा इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर लेगा, आप बाहर कर रहे हैं। बट इन शॉर्ट जो सर्जिकल रोबोट है वो अपने आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन में एक ऑटो पायलट होता है जो कि अपने आप प्लेन को उड़ा लेता है, टेक ऑफ भी कर लेता है, लैंड भी करा लेता है। सर्जिकल रोबोट वैसा कुछ होगा? जी वो वैसा भी नहीं है, क्योंकि एक ऑटो पायलट काफ़ी सारा इनपुट लेता है, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी सिस्टम, जो मैप्स हैं उन सब से, एंड देन इट कैन फ्लाई। बट रोबोट के केस में हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा कोई रूट नहीं बना हुआ कि जिस पे जीपीएस पे जाके आप सर्जरी कर दो। सो वो रोबोट इज यूजलेस विदाउट अ सर्जन। सो एक्चुअली वो सर्जरी सर्जन ही कर रहा है। रोबोट इज जस्ट ए मेथड। जिस तरह पुराने ज़माने में आपके हाथ में स्कैल्पल की जगह नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, या स्कैल्पल जब नाइफ नहीं बनी थी तो आप सर्जरी होती थी, बहुत क्रूड मीन्स से होती थी, हथियार पत्थरों से होती थी सर्जरी। इवन जो टाँके लगाए जाते थे वो किसी और चीज़ से लगाए जाते थे। तो जैसे वो टेक्नोलॉजी है उसी तरह अब रोबोट की टेक्नोलॉजी है, बट रोबोट कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ सर्जन। ग्रेट। स्टंट के बारे में बताइए, और क्या कुछ ऐसा होता है, पहले आप स्टंट के बारे में एक्सप्लेन कर लिए, देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं, उनमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक स्टेंट या बाईपास सर्जरी। अब मैं आपको इसको लेमैन टर्म में समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके घर में जो पानी आता है, पानी का पाइप आता है, उसमें ब्लॉकेज हो गया। आप क्या कर सकते हैं? आप एक दूसरा तार लेके उसमें अगर आप डालेंगे, कचरा साफ हो जाएगा, पानी आने लगेगा। दिस इज इक्वलेंट टू स्टेंटिंग। और अगर इससे फ़ायदा नहीं हो रहा और आपने पूरा नया पाइप बिछाया, वो बाईपास सर्जरी होगी कि आपने हाथों पैरों से नई नसें लेके बनाया। तो इसी तरह अगर आपके इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम है, इमरजेंसी में कुछ हो गया, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि पानी को रिस्टोर करने के लिए, खून को रिस्टोर करने के लिए आप तार डाल के करें। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें स्टेंट ही हेल्पफुल होते हैं, सर्जरी में टाइम लगता है। सेम ऑपोजिट सिचुएशन, अगर आपकी 2 या 3 नसें ब्लॉक हैं, या आपके घर के 2 या 3 बाथरूम या कहीं भी जाम है, तो आप सारा सिस्टम चेंज कराना चाहेंगे। तो अगर आपके 2 या 3 नसों में ब्लॉक है तो आपके लिए बाईपास सर्जरी बेटर है। 1 नस या सिर्फ 2 नस में है तो आप फिर भी स्टेंटिंग करा सकते हैं। तो स्टेंट यानी कि जो आपकी आर्टरी नैरो है उसी को आपने तार डाल के खोल दिया और अंदर ही उसमें
एक नया पाइप फिट कर दिया जो अंदर ही अंदर उसके खून पहुंचाए, दिस इज स्टेंटिंग। वेरएस एक नया चैनल लेके नया पाइप बिछा दिया, इस रूट को कुछ भी नहीं किया, ये बाईपास सर्जरी है। ओके डॉक्टर, हमने यहाँ पे जैसे इतनी सारी सर्जरीज की बात की, क्या कोई ऐसा मेथड है जहाँ सर्जरी ना परफॉर्म करने की जरूरत पड़े? देखिए, 2 ही कंडीशन में सर्जरी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। बीमारी या तो बहुत अर्ली स्टेज पे या बहुत लेट स्टेज पे, तो ये दोनों ही कंडीशन है जिनमें सर्जरी की जरूरत ना पड़े। बाकी अमूमन अगर कोई बीमारी है बहुत अर्ली स्टेज में, तो उसकी सर्जरी की जरूरत नहीं है, और वो बढ़ जाती है तो फिर वो बहुत एडवांस डिजीज में भी सर्जरी से फायदा नहीं होता। ओके, पोस्ट सर्जरी केयर की बात करें तो कुछ चीजें जो आप पेशेंट्स को बोलेंगे कि वो अवॉइड करें आफ्टर सर्जरी? देखिए, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि अवॉइड करें, कुछ टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, मसलन गाड़ी चलाना, वजन उठाना, एक 4-6 हफ्ते का। पर मैं जो अपने मरीजों को पोस्ट सर्जरी केयर के बारे में बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ अपनी जीवन शैली बदलने के लिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें करें जिससे वो दोबारा उनको वो प्रॉब्लम ना हो, जो नसें हमने लगाई हैं वो ब्लॉक ना हो। यानी कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग ना करें, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग ना करें, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो रेगुलर वॉक करें, अपने हार्ट को थोड़ा मोशन में लाएं जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। तो इस तरह लाइफस्टाइल चेंजेस, खाने पीने का ध्यान रखें, ज़्यादा फैटी फूड या उस तरह का खान पान, मीठी चीज़ें ना खाएं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जीवन शैली में बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू जो प्रिकॉशंस जो आमतौर पे आप सुनते हैं कि दौड़े नहीं, या वो सिर्फ एक बहुत लिमिटेड समय के लिए होता है, दैट इज़ जस्ट फॉर 4 to 6 वीक्स। बट उसके बाद जो आपकी मदद करेगा वो जीवन शैली में बदलाव। ओके डॉक्टर, एक मेरा सवाल आपसे आखिरी होगा कि आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में बताइए, कुछ ऐसा टर्म है यूज किया जाता है अगर हमें ना मिला किसी का हार्ट तो? जी हाँ, तो जब देखिए, मान लीजिए वही लोग जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और आपको ट्रांसप्लांट नहीं मिल रहा क्योंकि हार्ट की अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है, सो आर्टिफिशियल हार्ट्स आजकल हैं, काफ़ी महंगे हैं, बट ये एक तरह का सिस्टम है जिसको असिस्ट डिवाइस कहते हैं, जो कि हार्ट से कनेक्ट कर दी जाती है ऑपरेशन के दौरान, जिससे हार्ट की पंपिंग आपका नेटिव हार्ट की जगह ये जो आर्टिफिशियल हार्ट है एक पंप के फॉर्म में होता है, वो करता है। उसके कनेक्शंस कुछ ऑब्वियसली हार्ट के बाहर आते हैं, और फिर एक बैटरी के फॉर्म में, और कुछ उसको वी कैन वियर इट, और एक शोल्डर पे एक बैग के फॉर्म में हम उसको पहन के हम चल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो अवेलेबल हैं, बहुत महंगी है, लेकिन ये आपको काफ़ी लंबा समय दे देती हैं। दवाइयाँ वगैरह आपको लेनी पड़ती हैं, खून पतला करने की काफ़ी रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क वगैरह ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर किसी को हार्ट नहीं मिल रहा तो इस तरह की उपलब्ध है, और इसका जो मरीज़ है वो अपने सारे काम कर सकते हैं, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, एटसेट्रा, दे कैन डू एवरीथिंग। हाँ, उनको एक पर्टिकुलर टाइम वो मशीन को चार्ज करना और बैटरी उसकी चार्ज रखना, उस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, रेगुलर चेकअप कराना, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट आर्टिफिशियल हार्ट है, लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल हार्ट से हम ये ना सोचें कि आपका अपना दिल निकाल दिया जाएगा और वहाँ कोई आर्टिफिशियल हार्ट रख दिया जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है। आपने जैसे आर्टिफिशियल हार्ट हेल्थ में जो आर्टिफिशियल हार्ट की बात करते हैं, आपने कहा बैटरी और रिचार्ज करने की जरूरत, इफ इन केस बैटरी खत्म होगी, रिचार्ज उसमें नहीं कर बैकअप पाए रहता है काफ़ी। अच्छा, बैकअप रहता है। लेकिन जब मैं आर्टिफिशियल हार्ट की बात करता हूँ तो आप इसको ऐसे इमेजिन ना करें कि आपका हार्ट निकाला गया और वहाँ कोई आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया। ऐसी कोई अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई है, इन फ्यूचर आ सकती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल हार्ट है वो एक तरह से उसको असिस्ट डिवाइस कहते हैं, जो कि हार्ट से ही कनेक्ट कर दी जाती है। कुछ हिस्सा उसका अंदर और कुछ बाहर रहता है, जिससे वो हार्ट के साथ पंप करती है, जिससे हार्ट को मेहनत नहीं पड़ती। तो हार्ट का कुछ लोड या काफ़ी लोड ले लेती है वो। ऑब्वियसली क्योंकि वो एक डिवाइस है, बैटरी जनरेटेड है, तो उसका कुछ हिस्सा बाहर आएगा जो कि फिर रिचार्ज और बैटरी के फॉर्म में यूज़ होगा। हार्ट सर्जरी करने के बाद क्या हार्ट की बीट पर भी कोई असर पड़ता है, कुछ चेंजेस आते हैं? देखिए, हमारे जो हार्ट की बीट है वो एक इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम होता है, जो अपने आप पेसमेकर की तरह इंट्रिंसिक पेसमेकर काम करता है। तो सर्जरी के बाद कई बार टेम्परेरी चेंजेस आते हैं, हार्ट स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है, उसके लिए उसको दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। क्या क्या थोड़े और चेंजेस अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, हार्ट सर्जरी के बाद ऐसे बहुत सारे चेंजेस टेम्परेरी, जब तक पेशेंट आईसीयू में है या कुछ दिन तक आता है, कई बार धड़कन स्लो हो जाती है, उसके लिए हम टेम्परेरी पेसिंग वायर डालते हैं, जो एक पेसमेकर बाहर पेसमेकर से कनेक्ट करके हार्ट को तेज़ कर दिया जाता है, जिससे वो आसानी से बीट कर पाए, और फिर वो रिकवर हो जाता है कुछ दिनों में। अगर नहीं होगा तो आपको पेसमेकर की ज़रूरत पड़ेगी, कम होता है
एक्सेप्शन है बट होता है। कई बार धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, जिसको पैल्पिटेशन, जिसको हम आमतौर पे मोस्ट कॉमन एरिथमिया, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, हार्ट की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। कई बार वो एक इंजेक्शन से ही कंट्रोल हो जाता है, कई बार कई दिन लग जाते हैं। तो जी हाँ, हार्ट सर्जरी के बाद हार्ट के रिदम में परिवर्तन टेम्परेरी बहुत कॉमन है, पर ये सारा कुछ दवाई से कंट्रोल करके बाय द टाइम पेशेंट घर जाता है, उसकी धड़कन पूरी तरह सामान्य हो चुकी होती है। लास्ट एक सवाल, जैसे आपने दवाई की बात की, तो बहुत सारे लोगों को लगता है अगर हार्ट सर्जरी हो गई तो लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, सही है या नहीं? सही है। देखिए, आपकी हार्ट में एक बार एक बीमारी हो चुकी है, यानी कि मान लीजिए हम बात करें बाईपास सर्जरी जो सबसे कॉमन है, यानी कि ये नसों में ब्लॉकेज हो चुका है, आपकी टेंडेंसी है ब्लॉक बनने की। जो नई नसें लगाई गई हैं उनमें भी ब्लॉकेज आएगा। प्लस आपके रिस्क फैक्टर्स जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है, तो इन सब को कम करने के लिए आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। और अगर ये सारे रिस्क फैक्टर नहीं भी हैं, तो कुछ दवाइयाँ खून पतला करने की, जिससे कि आपकी नई नसों में वो रुकावट ना आए, वो आपको लेनी ही पड़ेगी। ओके, सो बीइंग अ कार्डियक सर्जन, आप इतने सारे लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, इतने सारे केसेस आप हैंडल करते हैं, आप कुछ एडवाइस हमारे ऑडियंस को दे दीजिए ताकि उनकी हार्ट हेल्थ अब भी बेटर रहे, जैसी आजकल की सिचुएशन हो चुकी है उसमें, ताकि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। जी बिल्कुल। तो जैसा मैंने बोला कि लोग आमतौर पे आपने देखा है इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अगर आपका होना चाहिए तो आपकी हेल्थ पे होना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट को आप उसी तरह लीजिए। देखिए, जब मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट, मतलब आप पैसे खर्च करिए, आप जिम जाइए। आप सिर्फ इसमें ये मत सोचिए कि मैं जिम जाके पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं एक डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट को पैसे देके अगर मैं डाइट ले रहा हूँ तो मेरा पैसा वेस्ट। ये वेस्ट नहीं है, ये हर चीज़ एक इन्वेस्टमेंट है। भले ही वो जिम हो, या आप एक एक्सरसाइज बाइक, साइकिल खरीद रहे हैं, कुछ भी, या आप न्यूट्रिशन, या एक फिटनेस वॉच अपने हार्ट रेट को देखने के लिए, किसी भी तरह की चीज़ जो आपकी फिटनेस को बढ़ाता है या आपकी हेल्थ को ऑगमेंट करता है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करिए आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी में नहीं, अपनी हेल्थ में। अगर आप हेल्दी हैं तभी आप वो म्यूचुअल फंड यूज़ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है बट आपकी खुद की इंश्योरेंस नहीं होती। देखिए, गाड़ी की कितनी महंगी इंश्योरेंस हम 50,000 60,000 रुपये दे के करा लेते हैं, बट अपनी इंश्योरेंस नहीं। तो गाड़ी की इंश्योरेंस से पहले अपनी इंश्योरेंस कराइए। पैसा बचाने के बजाय आप कहीं और इन्वेस्ट करने के बजाय आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करिए, और गाड़ी और नॉन लिविंग चीज़ की इंश्योरेंस करने के बजाय अपने परिवार की इंश्योरेंस कराइए। यही 2 चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बचा के रखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे तरीके से सारी सर्जरीज़ के बारे में बताई। आपने 5,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ की है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है कि इतने सारे लोगों का दिल देखना और उस टाइम पर खुद को भी सँभालना और पेशेंट को भी जी, सँभालना, साथ ही उनके परिवार वालों को भी सँभालना, ये बहुत ही अपने आप में एक अलग चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े। आई होप आपने इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच ऑडियंस कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो जरूर करिएगा।